मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम मंजू कंबोज। आज हमारा बीए तृतीय वर्ष का जो टॉपिक है वो है संयुक्त राष्ट्र संघ का लोकतंत्रीकरण एवं भारत का स्थायी सदस्यता का दावा, जिसमें हम करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार। कुछ हमने कल किए थे कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधारों की मांग जो की जाने लगी अलग अलग देशों के द्वारा, तो आज उसका एक अलग सा प्रारूप है जिस पर हम चर्चा करेंगे। यूएनओ के गठन की मैं बात करूं तो यूएनओ का गठन हुआ 24 अक्टूबर 1945 को, और पिछले लगभग 74 वर्षों की मैं बात करूं तो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की प्रक्रिया में क्या आया है, काफ़ी परिवर्तन आया है। अतः 1945 से लेकर 1990 तक चले शीत युद्ध के दौरान कई बार ऐसा हुआ कि यूएनओ राष्ट्र का एक पंगु संस्था बनकर रह गई है, यानी कि इसने अपने अस्तित्व, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो इसने अपने अस्तित्व को बनाए रखा है। और प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो राष्ट्र संघ बना, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो संयुक्त राष्ट्र संघ बना। अतः तृतीय विश्व युद्ध से तभी हम बचे हुए हैं यदि यूएनओ संगठन मजबूत है। काफ़ी बार इसकी स्थिति जो है डावाडोल हुई, लेकिन फिर भी ये अपने कामों में जो है काफ़ी रूप से जो है कार्यरत है। लेकिन अगर हम लोकतंत्रीकरण की बात करें तो लोकतंत्री की मांग ने जो है, जो लोकतंत्रीकरण है उसकी मांग ने जो है विभिन्न जो देश हैं, जो महाशक्तियां हैं, उनके साथ इनकी जो है तुलना की जाने लगी है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पुनर्गठन की चर्चा करने से पूर्व हमें उन कारणों को जानना जरूरी है जिन कारण जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधारों की मांग की जा रही है, जिसमें हमने बात करी थी सोवियत संघ के विघटन की बात करी थी। अमेरिका जो था एकमात्र महाशक्ति रह गया था, मैंने बताया था। रूस और अमेरिका के संबंधों की चर्चा की गई थी। चीन की आर्थिक शक्ति के रूप में उभरना, एशिया में अर्थव्यवस्था का विकास होना, या संयुक्त राष्ट्र संघ की बढ़ती सदस्यता या भारत की मांग, और कुछ समकालीन मुद्दे बताए थे जैसे मैंने जनसंहार, जातीय संघर्ष, आतंकवाद, परमाणु प्रसार और तापमान में वृद्धि आदि जो विषय थे। उसके बाद रिफॉर्म्स इन यूएनओ के कुछ अन्य जो सुधार हुए हैं उसकी जो है हम बात करेंगे, जिनमें मैंने एक दो पॉइंट जो है डिस्कस भी किए थे। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्ययन समूह के जो सुझाव हैं, जैसे मैंने बताया था कि अक्टूबर 1987 में क्या हुआ, 23 देशों का एक अध्ययन दल, यानी कि 23 कंट्री जो थे उनका एक अध्ययन दल जो बनाया गया, और यूएनओ की संरचना और कार्यों में व्यापक सुधार लाने के प्रस्ताव रखे थे इन्होंने, इन 23 राज्यों ने 1987 में किसके सामने, यूएनओ के सामने। अतः इस अध्ययन दल में जो है, इस अध्ययन दल में क्या था, अमेरिका के भूतपूर्व कौन थे, अटॉर्नी जनरल, ये राष्ट्र संघ संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना और कार्यों का व्यापक सुधार लाने के प्रस्ताव, इसमें भूतपूर्व अटॉर्नी जनरल रिचर्डसन, उरुग्वे के विदेशी मंत्री एनरिक इग्लेसियास, जर्मनी के भूतपूर्व चांसलर हेमल्ट शीडर, तंजानिया के उप प्रधानमंत्री सलीम अहमद सलीम, और अमेरिका के भूतपूर्व विदेश मंत्री कौन से थे, सायर सवा, और विश्व बैंक के भूतपूर्व अध्यक्ष रॉबर्ट मैकनामारा आदि ने जो है इस समूह में जो है यूएनओ में सुधार संबंधी अपने सुझाव उस समय पेश किए थे। इस समूह ने क्या सुझाव दिया था कि एक छोटे स्तर पर मंत्रिमंडल का क्या किया जाए, गठन किया जाए, यानी कि छोटे स्तर पर जो है मंत्रिमंडल बना लिया जाए, जिसका कार्य क्या होगा, मानवीय, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में क्या लाना होगा, सामंजस्य, समन्वय पैदा करना होगा। इसके साथ साथ उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय और शांति को बढ़ावा देने के लिए ये भी सुझाव दिया कि एक बहुराष्ट्रीय निरीक्षक दल बनाया जाए। जो निरीक्षक दल होगा वो निशस्त्रीकरण संबंधी जितनी भी संधियां होंगी, जितने भी प्रस्ताव होंगे उनकी जांच करेगा। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि महासचिव का जो कार्यकाल 5 वर्ष है वो बढ़ाकर कितना कर दिया जाए, 7 वर्ष कर दिया जाए, परंतु उसकी पुनः नियुक्ति ना की जाए। अतः अध्ययन दल का एक अन्य महत्वपूर्ण सुझाव ये भी था कि अनेकों विकास संगठनों के स्थान पर एक सामूहिक विकास बोर्ड बनाया जाए। आर्थिक और सामाजिक परिषद को मंत्री स्तरीय संस्था का स्वरूप भी प्रदान किया जाए, यानी कि जो आर्थिक सामाजिक परिषद है उसको क्या बना दिया जाए, मंत्री परिषद संस्था।
इसके साथ साथ कोफी अन्नान के भी अनेक प्रयास थे। जो समय संयुक्त राष्ट्र संघ के भूतपूर्व महासचिव जो थे कोफी अन्नान, उसने भी संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार और पुनर्गठन के लिए जो है एक दल का क्या किया था, गठन किया था। वो उसमें क्या क्या सुझाव थे, इस पर हम चर्चा करेंगे। सुरक्षा परिषद के विस्तार की आवश्यकता को स्वीकार किया जाए, यानी कि यूएनओ का जो अंग था सुरक्षा परिषद, उसमें विस्तार किया जाए। स्थायी सदस्यों के निषेधाधिकार के विषय में कुछ नहीं कहा। जो स्थायी सदस्य थे 5, जिनको निषेधाधिकार वीटो पावर थी, उन राष्ट्रों के बारे में उन्होंने इस पर कोई बात नहीं की। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि यूएनओ की सदस्यता को लचीला किया जाए। यूएनओ की सदस्यता मैंने आप लोगों को बताया ताकि सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर और महासभा के बहुमत के द्वारा अगर वो किसी राष्ट्र को प्रस्ताव पास करती है तो वे किसी राष्ट्र को सदस्यता जो है दी जा सकती है। तो उसको क्या बनाया जाए, लचीला बनाया जाए। यूएनओ के महासचिव की और अधिक शक्तियाँ, यानी कि यूएनओ का जो महासचिव है, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो महासचिव है, उसको ज़्यादा शक्तियाँ दी जाए। इसके साथ साथ संयुक्त राष्ट्र संघ की वित्तीय स्थिति को सुधारने संबंधी भी, कि यूएनओ की जो वित्तीय स्थिति है उसको सुधारने संबंधी भी उन्होंने सुझाव दिए। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि यूएनओ की क्या होनी चाहिए, एक अपनी स्थायी सेना होनी चाहिए। इसके साथ साथ आर्थिक और जो सामाजिक परिषद है उसको भी अधिक प्रभावशाली, शक्तिशाली बनाया जाए। इसके साथ मानव अधिकार आयोग के स्थान पर मानव अधिकार परिषद के गठन को क्या दी जाए, प्रमुखता दी जाए। अतः हम कह सकते हैं कि 16 सदस्यीय दल द्वारा कम से कम 60 पृष्ठों की एक रिपोर्ट जी थी संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार संबंधी, जो उन्होंने सुझाव दिए थे। परंतु यह रिपोर्ट न तो यूएनओ के बहुसंख्यक विकासशील देशों की अपेक्षाओं के अनुकूल थी, यानी कि ये जो जितने भी विकासशील कंट्री थे उनके अनुकूल नहीं थी, और न ही ये समकालीन विश्व की वास्तविकताओं के अनुकूल थी। अतः इस रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया गया था, जो कोफी अन्नान ने जो है यूएनओ के सामने जो है अपने सुझाव दिए थे। उसके बाद बान की मून के द्वारा भी अनेक सुझाव दिए गए। उन्होंने भी जो है 5 तरह के सुझाव प्रस्तुत किए। यूएनओ के तीनों जो महत्वपूर्ण स्तंभ थे, सुरक्षा, विकास और मानव अधिकारों को मजबूत बनाना, यानी कि इन्होंने क्या किया कि 3 स्तंभ है यूएनओ के, एक सुरक्षा को कायम रखना, एक सभी राष्ट्रों का विकास, और मानव अधिकार हैं वो मजबूत होने चाहिए। इस पर जो है यूएनओ को महत्वपूर्ण बनाया जाए। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि सचिवालय जो है उसमें नई जान फूंकना और इसमें लोगों का अधिक विश्वास जगाना। उसके बाद उन्होंने बताया मानव संपदा प्रबंधन और विकास व्यवसाय में सुधार किया जाए। उच्च नैतिक व्यावसायिक उत्तरदायित्व को बनाए रखने का भी प्रयास किया जाए, और यूएनओ सचिवालय तथा सदस्य देशों में अच्छे संबंध भी स्थापित करने का किया गया जाए, प्रयास किया जाए। इस तरह संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने 2 तरह के बुनियादी सुधारों की समस्या। पहला क्या थी, संगठन की संरचना और उसकी प्रक्रिया में सुधार होना चाहिए, यानी कि संगठन की जो संरचना है, जो उसकी प्रक्रिया, उसमें क्या हो, सुधार हो। और दूसरा उन्होंने क्या किया कि न्यायाधिकार में आने वाले मुद्दों की, जो न्याय के लिए जो भी राष्ट्र हमारे सामने आ रहे हैं उनके मुद्दों की क्या की जाए, समीक्षा की जाए, उसका उन मुद्दों का, उन झगड़ों का जल्दी से जल्दी क्या होना चाहिए, निपटारा। अतः विश्व के अधिकांश देश जो थे इन सुधारों के विषय में एकमत थे, और इस प्रक्रियाओं और ढांचे संबंधी सुधार और न्यायाधिकार में सुधारों को हम आगे अलग अलग शीर्षों में बांटते हैं, जिसमें मैंने इसमें पॉइंट वाइज दे दिया, तो आप चाहे पॉइंट वाइज दे देना चाहे वैसे कर देना, कोई गलत नहीं है। महासभा के द्वारा सुधार, यानी कि जो कोफी अन्नान के द्वारा प्रयास किए गए, या उससे पहले जो है अलग अलग राष्ट्रों के द्वारा जो 16, मेरे ख्याल से मैंने कितने बताए थे, 23 देशों ने जो अपने सुझाव दिए, और उसके बाद बान की मून के सुझावों को भी माना गया। उसके बाद जो है महासभा में सुधार की जो है मांग की जाने लगी। यूएनओ के राष्ट्र के 6 प्रमुख अंग हैं, मैंने आप लोगों को बताया था, जिसमें महासभा जो होती है वो सबसे सार्वभौमिक संस्था है। इसे हम संयुक्त राष्ट्र संघ की विधायिका भी कहें, इसको विधायिका का नाम दिया गया तो अतिशयोक्ति नहीं है।
अतः यूएनओ के सभी जो सदस्य राष्ट्र जो होते हैं वो महासभा के भी सदस्य होते हैं। मान लो यूएनओ के 193 राष्ट्र है ना, तो महासभा के जो सदस्य होंगे, टोटल यूएनओ के 193 राष्ट्र हैं तो महासभा के भी 193 राष्ट्र हैं। यद्यपि यह एक लोकतांत्रिक संस्था है, परंतु शीत युद्ध के दौरान महाशक्तियों के द्वारा इसे पंगु बना दिया गया था और इस काल में दोनों महाशक्तियों ने यूएनओ की कार्यप्रणाली को क्या किया था, प्रभावित किया था। इसलिए शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात इस संस्था को अधिक शक्तिशाली और संगठित बनाने की क्या की जाने लगी, मांग की जाने लगी। अतः एक भारतीय विचार के अनुसार महासभा में एक उच्च सदन भी हो, यानी कि महासभा में क्या होना चाहिए, एक उच्च सदन, जिसके सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा होना चाहिए, आम जनता के द्वारा। यानी कि जो महासभा बनाई जाएगी उसमें महासभा में कुछ उच्च सदन जो होगा, जो ऊपरी सदन होगा, उसका चुनाव किसके द्वारा होगा, आम जनता के सदस्यों के द्वारा होगा। प्रत्येक देश से चुनकर आने वाले सदस्यों की संख्या संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या के आधार पर ही तय करेगा। इन प्रतिनिधियों पर अपने देश की सरकारों का कोई नियंत्रण नहीं होगा, यानी कि ये प्रतिनिधि चुने जाएंगे उस पर अपनी सरकारों का, अपने अपने देश की सरकारों का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। ऐसे प्रतिनिधि केवल क्या अपने कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, जनता के प्रति उत्तरदायी होंगे, क्योंकि वो बनाए भी किसके द्वारा जाएंगे, चुनाव किसके द्वारा होंगे, आम जनता के द्वारा। इससे महासभा की कार्यप्रणाली क्या होगी, अधिक प्रभावशाली रहेगी। यानी कि महासभा में जो सुधार की बात की गई, अलग अलग जो है उस पर विचार किए गए कि महासभा को मजबूत कैसे बनाया जाएगा। तो सबसे फर्स्ट उन्होंने पॉइंट क्या रखा कि महासभा में एक उच्च सदन होना चाहिए और उच्च सदन का जो चुनाव होगा वो आम जनता के द्वारा होगा और जो प्रतिनिधि उसमें चुने जाएंगे उसका अपने अपने देश की सरकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से जो है महासभा की कार्यप्रणाली क्या हो जाएगी, अधिक मजबूत हो जाएगी। उसके बाद मार्च 2005 में यूएनओ के राष्ट्र के पूर्व जो महासचिव थे उन्होंने अपने लेख में इन लार्जर फ्रीडम, उनका जो लेख था उसमें सुधार की बात पर बल दिया था। उनका मत क्या था कि महासभा की सर्वसम्मति को समाप्त कर देना चाहिए, महासभा की जो सर्वसहमति है उसको समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र महासभा के किसी भी निर्णय पर आम सहमति संभव नहीं है। यानी कि महासभा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के किसी भी निर्णय पर आम सहमति संभव नहीं हो सकती। अतः वे आगे सुझाव देते हैं कि महासभा को अपने प्रस्तावों को लागू करवाने पर बल देना चाहिए, यह केवल कागजी निर्णय ही नहीं रहने चाहिए। यानी कि महासभा के पास इतनी शक्ति होनी चाहिए कि वो अपने प्रस्तावों को अपने आप बलबूते पर ही जो है लागू कर सकें, कागजों में वो कार्रवाइयाँ नहीं रहनी चाहिए। इसके साथ साथ महासभा में सुधार संबंधी जो तीसरा सुझाव था, महासभा के अध्यक्ष को क्या बनाना चाहिए, अधिक शक्तिशाली। मैंने आप लोगों को महासभा वाला सारा क्वेश्चन करवाया हुआ है बेटा, अगर आपको ये, आप लोगों ने ये किया हुआ है महासभा वाला, तभी ये तुम्हें समझ आएगा, अदरवाइज ये तुम्हें क्वेश्चन समझ नहीं आ सकता। महासभा करवाई है सुरक्षा परिषद, मैंने आप लोगों को करवाया है क्लास में। अतः महासभा का तीसरा सुझाव क्या, महासभा का जो अध्यक्ष होता है उसको अधिक शक्तिशाली बनाया जाए। इसके लिए गैर सरकारी संगठनों की सहायता भी ली जा सकती है। अतः हम कह सकते हैं कि ये सभी सुधार जो हैं महासभा को क्या बना सकते हैं, अधिक शक्तिशाली बना सकते हैं। उसके बाद फिर देखो, महासभा का महत्वपूर्ण अंग महासभा है तो उसमें चेंज होना चाहिए, उसमें बदलाव होना चाहिए। उसके बाद सेम दूसरा अंग जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये भी एक अंग है, दूसरा महत्वपूर्ण अंग है सुरक्षा परिषद। ये भी जो है राष्ट्रसंघ का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है। अतः सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका कहा गया है। महासभा को विधानपालिका और सुरक्षा परिषद को यूएनओ की कार्यपालिका, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्णयों को लागू करने में ये अपना क्या देती है, योगदान देती है। अतः सुरक्षा परिषद में दो तरह के सदस्य हैं, मैंने आप लोगों को बताया था। प्रथम सदस्य क्या होते हैं, स्थायी, और द्वितीय सदस्य क्या होते हैं, अस्थायी। स्थायी सदस्यों की संख्या मैंने आपको बताई थी 5, जिन्हें वीटो पावर, निषेधाधिकार प्राप्त होता है, अर्थात ये अपने मत के प्रयोग द्वारा यूएनओ के निर्णयों को लागू होने या ना लागू करने से क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, जिनके पास वीटो पावर होती है। प्रारंभ में सुरक्षा परिषद में अगर मैं बात करूं तो 11 सदस्य थे,
लेकिन 1965 में इसकी अस्थायी सदस्यों की संख्या में वृद्धि हुई, 6 से इसको 10 कर दिया गया। इसके बावजूद यह भौगोलिक असमानता या अप्रतिनिधि संगठन बनकर रह गया। अतः पिछले काफ़ी समय से यूएनओ की महासभा में सुरक्षा परिषद में सुधारों संबंधी अनेक चर्चाएं हो रही हैं। अतः वाद विवाद का मुख्य कारण क्या है, नए स्थायी सदस्यों को कैसे लिया जाए। मुख्य रूप से भारत, जापान, जर्मनी, ब्राज़ील, नाइजीरिया, ये सभी क्या हैं, सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य की मांग कर रहे हैं। अतः सुरक्षा परिषद की पांचों महाशक्तियाँ इसके विस्तार के पक्ष में नहीं है। ये पांचों महाशक्तियाँ जो हैं, मोस्टली अगर हम एग्जाम्पल भारत का दे तो वह भारत को स्थायी सदस्य नहीं बनाना चाहती। अतः उनका मत है कि यदि इनका विस्तार हुआ तो उनका प्रभाव क्षेत्र क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अतः सुरक्षा परिषद का विस्तार इसे बहुत बड़ा असहाय संस्था बना देगा। अतः कुछ समय पूर्व सुरक्षा परिषद की स्थायी और अस्थायी सदस्यों के लिए कुछ मापदंड भी प्रस्तुत किए गए हैं, जैसे एक बड़ी महाशक्ति होना, एक सैन्य ताकत होना और यूएनओ के बजट में महत्वपूर्ण योगदान देना, जनसंख्या की दृष्टि से भी एक बड़ा राष्ट्र होना, लोकतंत्र और मानवाधिकार की उनकी पूर्ण आस्था हो, विभिन्न पक्षों से वो मजबूत होना चाहिए, जैसे भौगोलिक, अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक पक्ष। अगर मैं बात करूं इस पे बेटा, हमारा एक क्वेश्चन आएगा कि भारत स्थायी सदस्यता का दावा क्यों कर रहा है, तो यही वाले हमारे जो 6 पॉइंट इन्होंने दिए हैं, यूएनओ ने जो है एक अपना जो चार्ट या मापदंड जो दिया है, ये मापदंड हमारा भारत कंट्री कंप्लीट करता है, लेकिन फिर भी हमारे भारत को स्थायी सदस्यता नहीं मिल रही। अतः हम कह सकते हैं कि जितने भी ये सुझाव हैं, इस पर प्रश्न क्या उठता है कि क्या ये देश सुरक्षा परिषद के सदस्य के रूप में प्रभावकारी होंगे या प्रभावकारी नहीं होंगे। अतः सार्वभौमिक सदस्यता अपनाने की अपील की गई है। इसके साथ साथ संयुक्त राष्ट्र परिषद में विस्तार के लिए मुख्य रूप से 4 जो देश हैं, भारत, जर्मनी, जापान, ब्राज़ील ने क्या किया, एक समूह बनाया, जिसे समूह 4 का नाम दिया गया। यानी कि भारत था, उसमें जर्मनी था, जापान था, ब्राज़ील था, तो ये 4 कंट्री थे, तो उसको किस चीज़ का नाम दे दिया, समूह 4। अतः सुरक्षा परिषद में अपनी स्थायी सदस्यता का इन्होंने क्या किया, दावा प्रस्तुत किया था। भारत का मत है कि वो मैंने पहले बता दिया कि वो लोकतांत्रिक देश है, विश्व शांति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान है। शांति अभियानों में लगभग 70,000 सैनिकों को उन्होंने यूएनओ के कहने पर भेजा था। भारत की सांस्कृतिक विरासत की लगभग 5,000 वर्ष पुरानी है। अतः भारत विश्व की गिनी चुनी सूचना प्रौद्योगिकी शक्तियों में से भी एक है। भारत एक जिम्मेवार, परिपक्व और विवेकशील परमाणु शक्ति भी है। भारत की सैन्य शक्ति जो है वो शांति प्रिय और गैर राजनीतिक है। अतः भारत ने लंबे समय तक किसी पर आक्रमण भी नहीं किया है। अतः ऐसा रिकॉर्ड जो है विश्व के अन्य राष्ट्रों का न होने के कारण भारत का दावा क्या है, बाकी राष्ट्रों से काफ़ी मजबूत है। अतः भारत को क्या है, सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। इसी तरह ही हम जर्मनी की बात करें, जापान की बात करें, ब्राज़ील की बात करें, सवै को वो भी आर्थिक शक्ति से संपन्न है और वो भी जो है सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का दावा करते हैं। अतः भारत ने 1 जुलाई 1993 को यूएनओ के महासचिव बुदरस घाली को भी एक पत्र लिखा था कि इसके स्थायी सदस्यों की संख्या जो है 10-11 करने और अस्थायी सदस्यों की संख्या 12-14 करने का सुझाव दिया था भारत ने। अतः भारत का सुझाव है कि लैटिन अमेरिका से ब्राज़ील को, यूरोप से जर्मनी को, एशिया से भारत व जापान को और अफ्रीका से नाइजीरिया को स्थायी सदस्यता प्रदान कर दी जानी चाहिए। ठीक है। अतः यूएनओ की महासभा के तत्कालीन उस समय जो अध्यक्ष थे रजाली इस्लाम, इसकी सदस्य संख्या 15 से बढ़ाकर 24 करने का क्या किया था, सुझाव दिया था, परंतु सुरक्षा परिषद ने नए सदस्यों को निषेधाधिकार देने के पक्ष में नहीं थे। अतः 2004 में यूएनओ के जो महासचिव कोफी अन्नान थे, उन्होंने भी संयुक्त राष्ट्र परिषद में सुधार के लिए कार्यकाल का भी गठन किया। इस कार्यकाल में भी रिपोर्ट जो पेश की गई थी उसके 2 विकल्प थे, 2 सुझाव थे। 6 स्थायी सदस्य बना दिए जाएं जिन्हें वीटो पावर न मिले, स्थायी सदस्यों जिन्हें वीटो पावर न मिले, अर्थात 8 स्थायी सदस्य बनाए जाएं
और प्रति वर्ष उनकी सदस्यता का क्या होना चाहिए, नवीनीकरण होना चाहिए। अतः भारत ने इस आधार पर खारिज कर दिया क्योंकि बिना निषेधाधिकार के स्थायी सदस्यता क्या है, व्यर्थ है। अतः भारत सहित समूह 4 के अन्य देशों ने भी इस मांग को क्या कर दिया था, अस्वीकार। यानी कि उसने इस चीज़ को मानने पर जो है वो राजी हो गए कि जो है स्थायी सदस्य बना दिया जाएगा लेकिन वीटो पावर नहीं मिलेगी। फिर उसका फ़ायदा भी क्या है। अतः भारत ने और भारत के साथ साथ जो भारत समूह के मैंने 4 जर्मनी, जापान और ब्राज़ील की बात की थी, उन्होंने इस मांग को क्या किया, अस्वीकार किया। अतः इन सुधारों के साथ साथ परिषद की जो प्रक्रिया और कार्यप्रणाली थी, लगातार उनके जो नियम थे, जो सम्मेलन थे, वो क्या होने चाहिए, पारदर्शी होने चाहिए। इस पर भी क्या दिया गया, सुझाव दिया गया। अतः हम कह सकते हैं कि सुरक्षा परिषद में जो भी कमियां हैं उन कमियों को दूर करने के लिए क्या दिए गए, समय समय पर सुझाव दिए जाते हैं। उसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट आता है यूएनओ की, जो है मैं बात करूंगी संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक तथा सामाजिक परिषद में सुधार। फैनविक के शब्दों में, फैनविक क्या कहता है, कहती है महासभा जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक सामाजिक, ये सारे जो हैं यूएनओ के अंग हैं। ये आर्थिक सामाजिक परिषद भी संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाएगा। इसको आर्थिक सामाजिक परिषद है। ये के परिषद क्या करती है, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सामाजिक, आर्थिक जितने भी कार्य होते हैं, जितने भी सामाजिक कार्य होते हैं, शैक्षिक स्वास्थ्य संबंधी जितने भी मामले होते हैं, उनका अध्ययन करती है। इससे अनेकों संबंधित संस्थाएं भी योगदान देती हैं। अनेक संस्थाएं जो इसको योगदान देती है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्ट है वो भी उच्च जीवन स्तर तथा आर्थिक और सामाजिक प्रगति और विकास की अवस्थाओं का उल्लेख करता है। सामाजिक आर्थिक परिषद इसमें उन्हें योगदान देती है। विकसित देशों एवं उनकी बड़ी बड़ी जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो भी यूएनओ की आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों का विरोध करके बाजार को अनियंत्रित और रूढ़िवादी संस्थाओं जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करें, विश्व व्यापार संगठन द्वारा नियंत्रण का क्या करती हैं, विरोध करती हैं। अतः विद्वानों के मानना है कि आज जो कार्यक्रम चल रहे हैं उस चीज़ को देखते हुए आर्थिक और सामाजिक परिषद की महासभा के नियंत्रण में जो कार्य करने का विकल्प है, यदि वह केवल परिभाषित कर दिया जाए तो प्रक्रिया संबंधी जितनी भी अड़चनें होंगी वो अपने आप समाप्त हो जाएंगी। अर्थात आर्थिक सामाजिक जो परिषद बनी हुई है वो जन कल्याण के लिए, शैक्षिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए, जो उच्च जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए, जो है अविकसित जो है जो अल्प विकसित कंट्रियां हैं उनके विकास के लिए बनी हुई हैं। तो इनके पास अपनी खुद की पावर, खुद की शक्ति होनी चाहिए, ना कि महासभा के नियंत्रण में जो कार्य करने का उसको विकल्प है तो उसे यदि केवल परिभाषित रूप में ही कर दिया जाए कि वो अपने आप काम करे तो हम कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक जो है आर्थिक सामाजिक स्थिति में क्या लाया जा सकता है, इस परिषद के द्वारा सुधार लाया जा सकता है। उसके बाद एक पॉइंट मैं ऊपर लेके चलूँगी, काफ़ी लंबा क्वेश्चन है हमारा, बाकी हम हाफ अगली क्लासेस में करेंगे। संयुक्त राष्ट्र की स्थायी सेना की बात करूँगी। यूएनओ का जन्म मैंने बताया 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। तब से लेकर आज तक अगर हम बात करें तो यूएनओ ने अनेक शांति मिशनों पर अपनी सेनाएं भेजी हैं। यूएनओ की यह सेना इसके सदस्य राष्ट्रों की सेना से ली जाती है। पीछे हमने कहा था कि कब कब किस किस देश ने जो है राष्ट्र ने किस किस राष्ट्र पर कब्जा किया और कब कब जो है यूएनओ ने अपनी सेनाएं जो हैं उस क्षेत्रों में भेजी और वहाँ पर शांति को क्या किया, बहाल किया। अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें तो स्थायी सेना के अभाव में यूएनओ को अपने सदस्य राष्ट्रों पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि मैंने बात बताई थी कि यूएनओ की अपनी कोई स्थायी सेना नहीं है। यूएनओ शांति को स्थापित करने के लिए अलग अलग देशों से मांग करता है और अलग अलग देश जो है अपनी सेना की टुकड़ियाँ जो है यूएनओ के कहने पर जो है स्थायी सेना भेजती है। अतः यूएनओ के पास एक स्थायी सेना का होना क्या है, जरूरी है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन क्षेत्रों में वो तत्काल अपनी सेना भेज सके। यहाँ पर क्या हो रही है, शांति भंग हो रही है, जब भारी मात्रा में, बड़े मात्रा में नरसंहार हो रहा है। तो अतः हम कह सकते हैं कि अनेकों अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जानकारों और विशेषज्ञों ने
यूएनओ को इस दिशा में काम करने की क्या दी है, सलाह दी है कि यूएनओ के पास अपनी खुद की जो है स्थायी सेना होनी चाहिए, उसको सदस्य राष्ट्रों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। अगर कोई एक कंट्री दूसरे कंट्री पर अनावश्यक आक्रमण करता है या शांति को भंग करने की कोशिश करता है तो उस समय यूएनओ जल्दी जल्दी जो है तत्काल जो है अपनी सेना जो है उस राष्ट्र में भेज सके। आज के लिए बेटा इतना ही, बाकी हम कल करेंगे। मुझे आशा है कि आप अपने घरों में सेफ रहेंगे, बिना वजह के घर से बाहर नहीं जाएंगे। अगर कोई इमरजेंसी है, जाना भी पड़े तो मास्क लगा के जाएं, सैनिटाइज़र अपने पास रखें, अपने हाथों को समय समय पर धोते रहें और जो है अपनी पानी की बोतल भी अपने पास रखें और 2 गज की दूरी का पालन करें। अगर हम सेफ़ हैं तो हमारा परिवार सेफ़ है, हमारा परिवार सेफ़ है तो हमारा समाज सेफ़ है, हमारा समाज सेफ़ है तो हमारा राष्ट्र सेफ़ है। धन्यवाद।